So hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Simant and here I am with another session for the retail banking CIB exam. So here we will continue to discuss some important MCQ discussions regarding the retail banking, right? So let me show you the content first and hopefully you all are doing good and fine as well. Okay, so this is the content for today's class. So you can see here we are going to discuss the module C, chapter number 14. So that is service standards for retail banking, right? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज मैं अभी सोच रहा था कि अभी जो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा ना, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसका एमसीक्यू अगर हो सके कवर करा दूंगा, ठीक है। सो इसका भी है जो सर्विसेज स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसका जो है हमारा एक सेशन प्रीवियसली भी अपलोड हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा अच्छा वाला डाटा दिया गया है, ठीक है। सो उसको भी रेफर कर सकते हैं। BCSBI आपको रिटेल बैंकिंग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम यही जो BCSBI के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर जितना हो सके कवर हो जाएगा, पर आपको भी अगर और कुछ लगे आप अपने से भी कवर करने के लिए कोशिश करिएगा, ठीक है। और वो वाला वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको और कुछ डाटा एड ऑन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करेंगे। यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चंस विल डिस्कस हियर, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू आंसर इट एंड आल्सो रिमेंबर इट। So first one is Banking Codes and Standard Board of India BCSBI is an independent semi-regulatory organization. It is implemented from 1st July 2007. It is a dash, ठीक है। So BCSBI जो है ये एक independent semi-regulatory organization, ठीक है, not completely but semi-regulatory organizations. So it is implemented from 1st July 2007. and it is a dash. First one is voluntary code of conduct. So BCSBI क्या है? Voluntary code of conduct of bank for individuals for compliance of promises made by the banks under retail banking to customers, statutory authority for furnishing banks, ठीक है। तो यहाँ पर वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बैंक फॉर इंडिविजुअल, तो भी इंडिविजुअल कस्टमर से एंड बैंक को कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर लेना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। सो फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय द बैंक्स अंडर रिटेल बैंकिंग। सो रिटेल बैंकिंग के अंडर कुछ जो बैंक प्रोमिस करता है, हम क्या प्रोमिस करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो उसी प्रोमिस को कंप्लायंस मतलब प्रॉपर फॉलो हो सके, उसको प्रॉपरली कस्टमर को हम प्रोवाइड कर सके, उसका कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ द पब्लिशिंग बैंक्स, सो ये अथॉरिटी नहीं है फॉर द पब्लिशिंग बैंक्स, ठीक है। सो कुछ पेनल्टी अलर्ट किया गया है पर पनिश नहीं करता है, डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। सो ये जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So BCSBI is a voluntary code such as dash, ठीक है। So minimum standard for banking practices for banks to follow. So एक minimum standard है जिसमें all the banks need to follow. So next है maximum standard for banking practices, they are meaning universally, ठीक है। So ये maximum standard है जो कि for using for the banking practice. So statutory authority for punishing banks and both A and B. So this is not the maximum, this is the minimum standard of banking practices for banks to follow, ठीक है। So minimum standard है जो कि नॉर्मली बैंक को ड्यूरिंग द सर्विस प्रोवाइडिंग टू द इंडिविजुअल कस्टमर रिटेल बैंकिंग के द्वारा हम उसको फॉलो अप कर लेना जरूरी है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट देखिए, BCSBI is bound to comply the code for. So BCSBI is bound to comply the code for this. कौन से कस्टमर के लिए ये वाला है बाउंडली कंप्लाई हो जाना जरूरी है? फर्स्ट है कॉर्पोरेट कस्टमर्स, इंडिविजुअल एंड बोथ कॉर्पोरेट कस्टमर्स एंड नॉट द बाउंड, ठीक है। सो इसको जो है BCSBI नॉर्मली हमारा जो है अप्लाई होता है, कंप्लाइंट होता है फॉर द कस्टमर्स दैट इज इंडिविजुअल कस्टमर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, BCSBI हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू। सो BCSBI को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था, ठीक है। फर्स्ट देखिए, पर प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस अंडर मिनिमम स्टैंडर्ड। सो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन किया गया है कि जहां पर इसका मेन रीजन क्या है, फॉर प्रमोटिंग गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस। सो अच्छा वाला
मतलब परफेक्ट टाइमली उनको सर्विस मिल सके, सो ज़्यादा डिले ना हो, जो भी कस्टमर का ग्रीवेंस रहेगा उसका सोल्यूशन भी अच्छे से मिल सके। फेयर सर्विस के लिए भी इसको प्रमोट करने के लिए हमने इसको बनाया गया था। सो ये वाला तो करेक्ट है। सो नेक्स्ट वाला देखिए, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी फॉर रीजनेबल एक्सपेक्टेंसी अंडर सर्विस। सो ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए ड्यूरिंग गिविंग आवर सर्विस, उसको भी इंक्रीज करने के लिए इसको बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रमोट ए फेयर एंड कोर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड द बैंक। सो जो भी हमारा इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं, जो आर इन द रिटेल बैंकिंग ऑफ आवर बैंक्स, ठीक है। सो उन लोगों को साथ एक फेयर एंड अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, अच्छा रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मतलब उनका जो भी ग्रीवेंस है, अगर उनका कुछ इशू होता है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसका जो सोल्यूशन है सीमलेसली उनको मिल जाना जरूरी है, ठीक। सो इसी को भी प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था। सो ये भी आपका करेक्ट है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखिए, द कोड कवर्स द कमिटमेंट ऑफ द बैंक्स and applies to all provide services and products to customers, ठीक है। सो ऑफ डैश, सो इसमें देख सकते हैं ऑफ डैश, ठीक है। सो द कोड क्या करता है, एक कमिटमेंट ऑफ द बैंक्स एंड अप्लाइज टू ऑल, किस किस को इसमें अप्लाइड होता है, ये जो कोड है कौन से किस किस के लिए अप्लाइड होता है, ठीक है। सो नॉर्मल देखिए, ब्रांचेस, जो बैंक का ब्रांचेस होता है, सब्सिडरी जो होता है, जो भी एजेंट्स होता है, उनके लिए भी ये अप्लाई होता है, ठीक है। सो ब्रांचेस अक्रॉस द काउंटर, ओवर फोन, बाय पोस्ट, ई डिवाइसेस, इंटरनेट। सो जो भी है सब में, जो भी आपका बैंक रिलेटेड जो भी सर्विसेज होगा उसमें भी ये इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो ये भी होगा उसका करेक्ट वन, ये भी आपका है करेक्ट वन। इसमें ऑल ऑफ द अबव, बोथ कैन बी। सो ऑल ऑफ द अबव मतलब यहाँ पर तो दो ही ऑप्शन है। सो यहाँ पर जो है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। सो ऑल ऑफ द अबव क्योंकि दो ही ऑप्शन है, सो बोथ आर आल्सो करेक्ट। तो नेक्स्ट वाला देखिए, there are 43 various commitments which are made by banks and coded under BCSBI। so 43 commitments है जो कि बैंक ने मेड किया है अंडर द BCSBI। some of the major services over which codes applicable are। so यहाँ पर जो मेजर सर्विसेज है इसके अंदर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेंट सेविंग, मतलब कौन से प्रोडक्ट के लिए ये वाला जो है एप्लीकेबल रहता है। 1 सेकेंड, ओके। सो फर्स्ट है करंट सेविंग टर्म क्युमुलेटिव डिपॉजिट्स, दैट मींस जितना हमारे डिपॉजिट्स है उस प्रोडक्ट के लिए। यस, दिस इज आल्सो एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो ये हमारे इंडिविजुअल कस्टमर भी यूज करते हैं, सो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट, ऑब्वियसली ये भी आपका रिटेल प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है, तो ये भी आपका इंक्लूडेड है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, तो ये जो बैंक का प्रोडक्ट ये है, ठीक है, पर ये जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और किसी का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये जो है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो सी द नेक्स्ट वन। सो बैंक्स मेन कमिटमेंट टुवर्ड्स कस्टमर, तो बैंक का जो मेन कमिटमेंट रहता है टुवर्ड्स द कस्टमर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मेकिंग ऑल ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट एंड जस्टिफाइबल। ऑब्वियसली जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट एंड जस्टिफाइबल होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, मेकिंग अवेलेबल टू कस्टमर्स एंड ऑल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड सेल्स ओरिएंटेड। सो हमें कस्टमर को सर्विस देना है पर ये सेल्स ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है। मतलब नॉट ओनली सेल्स ओरिएंटेड, हमें सर्विस भी देना है, कस्टमर का ग्रीवेंस को भी समझना है, ठीक है। नॉट ओनली हमें अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। एक अच्छा रिलेशनशिप को मेंटेन करना जरूरी है। सो ये थोड़ा इस पॉइंट के लिए नहीं होता है। कंप्लेंट, ग्रीवेंस एंड फीडबैक, दैट मींस कस्टमर का कुछ कंप्लेंट रहेगा, कुछ ग्रीवेंस रहेगा एंड उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं कि सर्विस हमारा कैसा रहा उनके लिए। और मेन इंपॉर्टेंटली ये जो कस्टमर कंप्लेंट एंड ग्रीवेंस को सीमलेसली सॉल्यूशन मिल जाए, इसीलिए हमारा जो है BCSBI हेल्प करता है, ठीक है। सो ये जो है ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिपॉजिट, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन टू कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस एंड फीडबैक, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिपॉजिट अकाउंट सेंटर, डिपॉजिट अकाउंट सेंटर ओपन इन द स्टाइल ऑफ डैश। तो जितना भी आपका डिपॉजिट अकाउंट से कैसे मतलब उनका जो है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, इन द स्टाइल ऑफ मीन्स यहाँ पर उनका जो है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, डिपॉजिट अकाउंट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, सिंगल, जॉइंट विथ मैक्सिमम 3 पर्सन्स, जॉइंट विथ आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, ठीक है। सो यहाँ पर सिंगल भी हो सकता है जिसको हम लिखते हैं सेल्फ, और जॉइंट हो सकता है मैक्सिमम 3 पर्सन के साथ। और यहाँ पर आपका जो रहेगा मतलब जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन रहेगा अकाउंट को कैसे ऑपरेट करना है, अगर जॉइंट के केस में आइदर जॉइंट, आइदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर,
और बोथ जॉइंटली भी और ऑल आर जॉइंटली भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोथ अगर 2 पर्सन रहते हैं, 2 पर्सन रहते हैं, देन हम बोथ जॉइंटली भी यूज करते हैं। जो भी हमारा कस्टमर का इंस्ट्रक्शन रहेगा हमें वी नीड टू फॉलो दैट, ठीक है। सो ये तो आपका सही है, इसे हमारे डिपॉजिट अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, करेक्ट है। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी अंडर सिंगल ऑपरेशन ऑफ जॉइंट ऑपरेशन। इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी अंडर सिंगल ऑपरेशन, और ये होगा और जॉइंट ऑपरेशन। सो जो भी आपका इंडिविजुअल रहेगा हम पर सिंगल सेल्फ ऑपरेशन भी हो सकता है, जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है। माइनर और माइनर्स विथ गार्डियन आज ऑपरेटर माइनर अबव 13 years of age independently and minor below 13 years with guardian। सो माइनर और माइनर विथ गार्डियन। सो माइनर का के लिए हम क्या करते हैं, माइनर विथ गार्डियन के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका माइनर है, देखिए अभी ये 13 years के बदले में कुछ बैंक, अगर हम बीओबी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम 10 years को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो 10 years मतलब जैसे कि 10 year एबव है, देन हम वहाँ पर गार्डियन को नहीं लेते हैं, कस्टमर अपना खुद जो भी माइनर है 18 years के बाद वो मेजर होता है एज पर आवर इंडियन का टूल। तो हम यहाँ पर करते हैं, अगर लेस देन 10 year है, देन इट विल बी डन विद द गार्डियन, और मोर देन 10 year है, देन इट विल बी डन बाय द मोर देन है, देन इट विल बी डन बाय द माइनर इटसेल्फ। मतलब कस्टमर खुद इसको यूज कर सकता है सेल्फ ऑपरेशन में, ठीक है। सो यहाँ पर है, यहाँ पर 13 year और 10 year भी अगर रहेगा देन दैट विल बी आल्सो करेक्ट वन। सो एबव अगर रहेगा देन कस्टमर खुद यूज कर सकता है, अगर बिलो रहेगा देन गार्डियन। ये जो 13 year है कुछ में आपका 10 year भी हो सकता है, ठीक है। सो देख लीजिएगा जो भी रहेगा इसका करेक्टली। सो इसका जो है माइनर का केस में ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है। सो डिपॉजिट अकाउंट हम ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। So before opening any deposit account, which is must? Before opening any deposit account, which is must? फर्स्ट देखिए कौन सा वाला, कोई भी आप डिपॉजिट अकाउंट ओपन करिए वहां पर फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वेरी मच इंपॉर्टेंट रहता है। which one that? फर्स्ट देखिए ऑब्जर्वेंस ऑफ नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, दैट इज KYC, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ नो अबाउट योर कस्टमर गाइडलाइंस, ऑब्जर्वेंस ऑफ नो अबाउट योर न्यू कस्टमर्स गाइडलाइंस, ऑब्जर्वेंस ऑफ नो योर कॉर्पोरेशन। सो मोस्ट इंपोर्टेंटली KYC इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ठीक है, जिसको हमें अच्छे से फॉलो अप कर लेना चाहिए, और ये हमारा जीरो टॉलरेंस लेवल में भी जाता है। नो कॉम्प्रोमाइज विल बी अलाउड इन केस ऑफ KYC कंप्लायंस, ठीक है। सो हमें KYC कंप्लायंस जो भी उनका है ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ वो सबको ले लेना है और वेरिफिकेशन भी कर लेना है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेंस ऑफ द KYC गाइडलाइंस नीड टू बी फॉलो इन केस ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी डिपॉजिट अकाउंट्स, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट वन। सो सी द नेक्स्ट वन, customer wants to close the operative saving or current account, instruction are given by। सो कस्टमर क्या है, चाहता है कि अपना जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसको क्लोज करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय कस्टमर इन राइटिंग में दिया है, दैट मींस कुछ लेटर में दिया है, ठीक है। तो बैंक्स अकाउंट कैन बी क्लोज कितने दिन के अंदर, मैक्सिमम कितने दिन के अंदर ये जो अकाउंट क्लोज हो जाना जरूरी, इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डे, विद इन 3 वर्किंग डेज, विद इन 3 डेज, ठीक है। सो विद इन 3, देखिए इमीडिएटली नेक्स्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज विद इन 3 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मतलब अगर कहीं पर बीच में ऑफिशियल हॉलीडे आ जाता है देन उसको हम एक्सक्लूड करेंगे 3 वर्किंग डेज, ठीक है। जैसे आपका कस्टमर ने सैटरडे को दिया है, ठीक है। सो ये वाला जो है कब सॉल्व हो जाएगा, आपका मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो बाय वेडनेसडे इट विल बी सॉल्व बिकॉज़ संडे आपका हॉलीडे है, ठीक है। सो विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर वी नीड टू क्लोज दैट अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट वन। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत wants to transfer his account to another branch at कोलकाता, ठीक है। सो सिद्धांत क्या चाहता है, अपना अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, अनदर ब्रांच एट कोलकाता when the account would be operative in कोलकाता ब्रांच। सो जब वो ट्रांसफर करना चाहता है तो उस केस में अकाउंट को कैसे कब वो मतलब ऑपरेट हो जाना जरूरी है, विद इन 2 weeks ऑफ द रिक्वेस्ट, विद इन 1 week ऑफ रिक्वेस्ट, विद इन एटलीस्ट at the least in 3 weeks depend on the workload at new branch at the कोलकाता, ठीक है। सो यहाँ पर जो है as per the rule ये वाला हमारा जो सोल्यूशन है, मतलब जो एप्लीकेबल ट्रांसफर हो जाना चाहिए टू दैट रिक्वायर्ड ब्रांच विद इन 2 weeks ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। सो अभी तो आपका मोबाइल बैंकिंग से इंस्टेंटली भी हो जाता है, ठीक है। और इसका जो है मेन इंपोर्टेंटली अगर कभी भी कस्टमर ट्रांसफर करते हैं वहां पर भी जाएगा अपना जो KYC है अपना जो न्यू ब्रांच में भी उसको सबमिट करना होगा फॉर द KYC कंप्लायंस, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो यू जस्ट रीड इट एंड जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ फर्स्ट।
Okay, so you can see the saving bank account of Shriya at Bank of India. So Gurgaon, Mumbai was requested for transfer to her new place of posting at Karol Bagh, New Delhi. Got it? So यहाँ पर देख सकते हैं जो सेविंग अकाउंट है श्रिया का, उसका है पहले था गुड़गांव में और मुंबई में, एंड इसको ट्रांसफर वो करना चाहते हैं करोल बाग न्यू दिल्ली में ऑन 7/5/2011. द अकाउंट एट न्यू ब्रांच कुड ओनली बी ओपन ड्यू टू lethargic attitude of new branch on 29/6/2011. ठीक है. सो सी कंप्लेंट, सो 7/5 को बोला था और उसका जो ओपन हो गया दैट इज 29/6/2011 को. ठीक है. सो सी कंप्लेंट टू द बैंक फॉर दिस डिले. सो कंप्लेन किया है कि जैसे उसको कितना 7/5 को दिया था एंड 7/6, मतलब पूरा 1 मंथ चला गया एंड यहाँ पर आपका 2 मंथ लग गया उसको. ठीक है. सो यहाँ पर है सी कंप्लेन टू द बैंक फॉर दिस डिले एंड डिमांडेड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम बैंक डिडक्टेड चार्ज बैक फॉर द बैंक कैन डू. सो यहाँ पर क्या है, जो श्रिया है वो एक प्लेस से जो है यहाँ पर बोल सकते हैं हम मुंबई से आपका न्यू दिल्ली वो ट्रांसफर करना चाहा, पर उसको लग गया जो एप्लीकेशन देने के बाद उसका जो फाइनली जो वर्क डाउन हुआ दैट टुक समथिंग 2 मंथ. ठीक है. तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरे को कंप्लेन किया है एंड she wants some compensation back as well as any types of charge has been deducted. For this purpose she wants all the charges back to his account. ठीक है. सो यहाँ पर बैंक को क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पर सॉरी फॉर द डिले. ऑब्वियसली अगर इस केस होता है तो सॉरी हो जाता है, पर इट्स नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल. ठीक है. सो रिफंड एनी चार्जेस रिसीव्ड फॉर अकाउंट होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर. सो कोई भी अगर चार्ज हम रिफंड करने चाहिए, ये वाला ऑप्शन बोल रहा है. नेक्स्ट बोला कि पे कॉम्पेंसेशन ऑफ T500 ऑन द डिले एंड मिनिमम नो रिफंड ऑफ एनी चार्जेस ऑलरेडी डेबिटेड टू अकाउंट होल्डर. सो यहाँ पर है, देखिए हम कुछ इशू हुआ होगा सो इसीलिए न्यू ब्रांच में. सो फाइनली तो उसका काम हो गया, पर नॉर्मली कोई भी अगर चार्ज, जैसे वो चार्ज बोला कि जितना डिडक्ट हुआ है हमें रिटर्न करिए, सो नो रिफंड ऑफ एनी चार्जेस ऑलरेडी बीइंग डेबिटेड टू द अकाउंट होल्डर. अगर कोई चार्ज रिटर्न मतलब डेबिट हो जाता है उस केस में दैट विल बी नॉट रिटर्नेबल. ठीक है. सो ये जो है ऑप्शन नंबर डी विल बी द वन. एंड प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिस के बारे में बात करें, कस्टमर हम बैंक को इस केस में कस्टमर को हम एक्सप्लेन कर देंगे ये वाला इशू था. सो प्लीज डू द एडजस्टमेंट. सो ऐसे होता है प्रैक्टिकली नीड टू हैंडल. सो डिफरेंट सिचुएशन क्या करने इसको हैंडल होता है. ठीक है. सो कहीं पर सॉरी का जरूरत पड़ता है, कहीं पर जरूरत भी नहीं पड़ता है, जितना भी कुछ हो जाए. ठीक है. सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. How much minimum balance is to be maintained in any deposit accounts? How to be informed? So कितना मिनिमम बैलेंस है उसको अपने अकाउंट में, अपना जो डिपॉजिट अकाउंट में मेंटेन करना है, इसको हमें हाउ टू बी इन्फॉर्म्ड और मेड नोन टू द कस्टमर. मतलब कितना मिनिमम बैलेंस कस्टमर को मतलब मेंटेन करना है उसके अकाउंट में, इसको हम कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे. सो फर्स्ट इन्फॉर्म ओरली टू ऑल द डिपॉजिट्स, इन्फॉर्म इन राइटिंग टू द डिपॉजिट्स, डिस्प्ले इन द ब्रांच, इन्फॉर्म इन लोकल न्यूज़पेपर. सो ये जो है कितना मिनिमम बैलेंस उसको मेंटेन करना है उसको तो भी मैसेज भी मिल जाता है, पर मेन इंपॉर्टेंटली हमारा जो है डिस्प्लेड इन द ब्रांच, जो ब्रांच का नोटिस बोर्ड है वहां पर ये डिस्प्ले हो जाना वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ये है डिस्प्लेड इन द ब्रांच. सो बैंक वांट्स टू अमेंड द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन डिपॉजिट व्हेन कैन. सो बैंक क्या करना चाहता है, जो मिनिमम बैलेंस है जो क्राइटेरिया था उसको चेंज करना चाहता है, मतलब कुछ चेंजेस करना चाहता है, अमेंड करना चाहता है उसको. सो उस केस में व्हेन कैन बैंक चेंज दिस बाय नोटिस पीरियड. सो उस केस में ये जो चेंजेस को कितने दिन नोटिस पीरियड के बाद बैंक ये कर सकता है. 30 days in advance, immediate effect, 7 days notice, can implement without any notice period. सो इस केस में कुछ भी आप करिए, सो इस केस में आपको कस्टमर को नोटिस देना पड़ेगा एंड इसका जो टाइम पीरियड है 30 days इन एडवांस. सो बिफोर 30 days आपको इन्फॉर्म करना होगा कस्टमर को, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. और 14 कंप्लीट हो गया, सो वी नीड टू कंप्लीट समथिंग अनदर 8 क्वेश्चंस. चलिए जल्दी से खत्म करते हैं. सो होपफुली आपको कैसा लग रहा है, यू कैन आल्सो गिव योर फीडबैक एज वेल. ठीक है. सो इफ यू लाइक इट देन डू लाइक यार, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स. चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला. Okay, so you can see HDFC Bank had given concession on lifetime credit card issued. After 2 years of issue, its validity, they want to withdraw this concession. Can the bank do it? So एक बैंक है, तो वो क्या किया है, यहाँ पर concession दिया है. ठीक है.
सो अपना जो लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड इशूड आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ इशू, पहले कंसेशन कुछ दिया गया था, ठीक है, जिसमें कि लाइफ टाइम ये एप्लीकेबल था, और 2 ईयर्स के इशू के बाद एंड इट्स वैलिडिटी दे वांट टू विड्रॉ दिस, एंड जो पहले दिए थे अपने जो कस्टमर को कमिटमेंट करके दिए थे कार्ड, वो बाद में क्या चाहता है कि इसको विड्रॉ करना चाहता है, जो भी कमिटमेंट किया था या जो भी वैलिडिटी वो दिए थे, इट्स वैलिडिटी दे वांट टू विड्रॉ, ठीक है। सो यस, कैन डू सो, that bank can do so. Second one is concession cannot be withdrawable. So next है, देख सकते हैं ऑप्शन, तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, so it's like yes can do it one any change are made in service charges schedule, no cannot do it is in the interest of the customer, ठीक है। so no cannot do it in the interest of the customer. तो जो पॉइंट ये है, जब भी हम कस्टमर को सेल करते हैं कुछ एक कमिटमेंट के साथ या जो भी हम मेंशन करते हैं, उसको हम बाद में चेंजेस करके रिटर्न नहीं कर सकते। आप उस कार्ड के लिए छोड़ के अब न्यू अर्न कर सकते हैं, न्यू कस्टमर को जब बेचेंगे ये वाला आप बोल सकते हैं कि ये वाला न्यू रूल है, पर एक बार जिसके लिए कर लिए यू कैंट विथड्रॉ। सो हियर कंसेशन कैन नॉट बी विथड्रॉ, सो ऑप्शन बी रहेगा विद द करेक्ट वन इन दिस केस। सो नेक्स्ट वाला देखिए, मिस्टर साहू हैज ए टर्म डिपॉजिट विथ आईसीआईसीआई बैंक, provisions of income tax 1961 as applicable to interest income accruing to he wants to know, ठीक है, whose responsibility it is. so मिस्टर साहू जो है उनका एक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है, कोई टर्म डिपॉजिट से, सो वहाँ पर जो इनकम टैक्स रिलेटेड जो टीडीएस होता है ना, सो उसके अकॉर्डिंगली जानना चाहते हैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। सो बैंक विल एडवाइज टू एडवाइज द provisions for exemption from TDS, ठीक है। So bank will not bound to do so, it is customer's own responsibility. Bank legally bound as per BCSPI. Banks are bound to point such rule on the receipt of the term of deposits, ठीक है। सो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा, देखिए बैंक, हम जब बैंकर से आज कस्टमर कुछ न्यू आते हैं, जैसे कि अगर बात करें सम सेमी अर्बन रूरल के बारे में, वहाँ पर उनको पता नहीं है कि आपका जो है 40,000 के ऊपर डीटेल्स लग जाता है, सो कस्टमर को कभी कभी सफर भी होना पड़ता है, ठीक है। सो इस केस में हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनको एडवाइज करें कि ये वाला आपका प्रोविजन है, ये वाला आपका रिड्यूस कर सकता है इतना, अगर आपका डिपोजिट, आपका इंटरेस्ट इनकम अगर आपका इनका एक्सीड करता है। सो उनको हम सजेस्ट करते हैं, पर्सनली आई ऑल्सो डू सजेस्ट कि आप अपना जो है 15G को या 15 ईयर जो सीनियर सिटीजन के केस में उसको सबमिट करिए, सो दैट आपको ये वाला फैसिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो कस्टमर को कभी कभी अगर कट जाता है पैसा, तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है आपका पहले हो गया था, इट्स ओके, पर अभी से आप कंटिन्यूसली जमा करिए, मतलब सबमिट करिए, सो दैट आपका नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। सो कस्टमर को हम बता सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, तो एक बार बताइए, देन ओनली इट विल बी फॉलोड बाय, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर ए, वी शुड एडवाइज इट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। So we'll see the next question 16, another 6 questions will be there. चलिए जल्दी से खत्म करते हैं इसको, एक ही सेशन में BCSBI को हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नो फ्रिल अकाउंट और बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स, डिफाइन इट्स फीचर्स। सो नो फ्रिल अकाउंट, बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, इसका फीचर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ऑप्शन देखिए, वेरी लो और नील मिनिमम बैलेंस और मैक्सिमम बैलेंस इज स्टेटेड। तो इसमें कोई मतलब लो मतलब नील, कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम बैलेंस मेंशन नहीं होता है। सो नेक्स्ट देखिए, ओनली फॉर रिलेटेड और पुअर कस्टमर्स, कैन नॉट कंप्लाई विद केवाईसी फुल्ली बट इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक्स कस्टमर। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो इसके केस में जो करेक्ट वन है, यहाँ पर कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम बैलेंस का कोई भी ऐसा रूल्स या जो है क्लॉज मेंशन नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट है, जो ओनली इलिटरेट पुअर के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। सो किसी के लिए भी ये हो सकता है, पर पॉइंट ये है, ये जो अकाउंट का डेफिनेशन के हिसाब से ये फुल्ली केवाईसी कंप्लायंट नहीं होता है, पर मेन इंपॉर्टेंटली कोई भी एक बैंक का कस्टमर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो ये भी इसका एक फीचर्स है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सी ये इलिटरेट एंड पुअर कस्टमर के लिए यूज होता है, ठीक है, पर पॉइंट ये नॉट ओनली, ठीक है, यहाँ पर जो ओनली है यहाँ पर इशू है, गॉट इट। सो 18 क्वेश्चन नंबर 18, डॉर्मेंट और इन ऑपरेटिव अकाउंट्स मींस। सो डॉर्मेंट अकाउंट होता है और इन ऑपरेटिव अकाउंट होता है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो 2 years और मोर पीरियड ड्यूरिंग व्हिच नो कंटिन्यूअस ऑपरेशन और एक्सपेक्ट क्रेडिट ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट एक्सेप्ट नहीं यार, ये होगा एक्सेप्ट, EXCEPT, वही वाला मैं सोच रहा हूँ। सो 2 years ऑफ मोर देन, अगर उनका अकाउंट में कोई भी कंटिन्यूसली ऑपरेशन नहीं होता है, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, कोई भी कैश डी मतलब डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, उस केस में वो अकाउंट आपका जो है डॉर्मेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सो विल सी द नेक्स्ट ऑप्शन हियर, 3 years और मोर पीरियड ऑफ देयर इज अर्जन।
सो यहाँ पर बोला गया है कि 3 इयर्स, फर्स्ट ऑप्शन था 2 इयर्स, नेक्स्ट है 3 इयर्स और नेक्स्ट है अंडर क्रेडिट ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट। जो भी आपका सेविंग अकाउंट में जो भी आपका इंटरेस्ट है वो भी क्रेडिट होता रहता है, ठीक है। सो वो आपका इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। सो क्योंकि डोरमेंट अकाउंट में पॉइंट क्या है, हमारा कोई भी अमाउंट क्रेडिट हो सकता है पर कस्टमर कैन डेबिट, डेबिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो ये हो सकता है। सो नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन में बोला है 2 इयर्स एंड मोर पीरियड ड्यूरिंग विच क्रेडिट ऑफ टर्म डिपॉजिट क्वार्टरली इंटरेस्ट इन ऑपरेटिव अकाउंट इज मेड। सो नो सच कंटिन्यूस, अगर कोई भी ऐसा क्रेडिट हुआ है, मतलब ये हुआ है, सो ये भी आपका इंक्लूड नहीं होता है। अगर मेन रूल है डोरमेंट तभी हो जाता है अगर कोई कंटिन्यूस ऑपरेशन नहीं होता है उस अकाउंट में, ठीक है। 10 इयर्स और मोर पीरियड, सो ये नहीं है। सो नेक्स्ट जो करेक्ट वन है 2 इयर्स मोर पीरियड, जिसमें कोई भी कंटिन्यूस ऑपरेशन नहीं होता है एक्सेप्ट कोई भी आपका जैसे अमाउंट इंक्लूड हो जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट वो जमा हो जाता है, पर कस्टमर अगर फिजिकली मतलब जैसे कि अपने से कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करता है देन इसको हम आज्यूम कर लेंगे कि कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसका मेन बात है कि सिंपल स्टेप रहता है, आप कोई भी केवाईसी जमा कर लीजिए, ठीक है। सो केवाईसी के साथ अपना अगर सिग्नेचर वगैरह है, क्योंकि डोरमेंट के केस में कभी कभी आपका सिग्नेचर भी आपका जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसमें आपको फोटो वगैरह फिर से सबमिट कर लेना है, ठीक है। सो बिफोर दैट यू नीड टू मेक सम ट्रांजेक्शन, जैसे कि अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट करना होगा, उसके बाद आपका जो है अकाउंट इट विल बी डोरमेंट फ्री, सो इट कैन बी एक्टिवेटेड आफ्टर दैट। सो ये रहे इसका ये करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रेगुलेशन इन बीसीएसबीआई आज टू the information to customer about the notice period before classification of accounts as dormant। so dormant account होने से पहले या इनकॉर्पोरेटेड होने से पहले बीसीएसबीआई का रूल के अकॉर्डिंगली कस्टमर को कितने दिन पीरियड का नोटिस पीरियड देना जरूरी है, मतलब उनको इन्फॉर्म करना जरूरी चाहिए। सो दैट इज डोरमेंट होने से पहले, दैट इज 30 डेज, 90 डेज, 3 मंथ्स और नो नोटिस पीरियड। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है कस्टमर को डोरमेंट होने से कितने में बिफोर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज डोरमेंट। सो डोरमेंट क्लासिफिकेशन होने से कितने दिन पहले उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आपका अकाउंट डोरमेंट होने वाला है, सो प्लीज डू सम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो ये रहेगा, दैट इज द करेक्ट वन, 3 मंथ्स। दैट इज यार 3 मंथ्स और 90 डेज वो था सेम ना, 3 मंथ्स मींस 33 60, सो ही है ये वाला ऑप्शन बी को काट दीजिए, 3 मंथ्स को ही कंसीडर करिए। सो 90 डेज और 3 मंथ्स सेम इज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी रहेगा 3 मंथ्स और 90 डेज, करेक्ट है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सो अनदर 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को हम करते हैं और इसके साथ हम ये जो है सेशन को एंड अप करेंगे, ठीक है। सो आई ट्राई कि जल्दी से खत्म हो जाए यार, सो बैंक आने के बाद क्लास तो okay। so is any bank authorized under BCSBI to close any customer's account of its own। so okay, so as per the BCSBI कोई भी बैंक क्या कस्टमर का अकाउंट खुद से मतलब बैंक अपने से क्लोज कर सकता है। सो ऑप्शन देखिए, नॉट ऑथराइज्ड, so improper conduct of account but with 30 days notice, improper conduct of account without any notice, customers account can only be closed by customer only, ठीक है। सो यहाँ पर इस केस में देखिए अगर कोई improper conduct of account रहता है, कोई प्रॉपर कंडक्ट अकाउंट नहीं रहता है, ठीक है। सो हमें कस्टमर को 30 डेज के लिए नोटिस पीरियड दे देना है और उसके बाद हम उसको क्लोज कर सकते हैं। कस्टमर को मतलब कस्टमर अगर अपने से आके क्लोज करता है तो सही, अदरवाइज वी कैन क्लोज इट आफ्टर गिविंग 30 डेज नोटिस। सो फिलहाल अभी आरबीआई ने क्या किया था, आपका एक एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं। अभी फिलहाल क्या हुआ था, सब बैंक में ये बोला गया था कि आप कोई भी एक बैंक में अगर सीसी करेंट कैश क्रेडिट या ओडी आप एंजॉय कर रहे हैं फैसिलिटी, देन आपका कोई दूसरा बैंक में या सेम बैंक में भी आपका जो है करेंट अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइदर आपको करेंट अकाउंट यूज करना है या सीसी यूज करना है, सो डिपेंड करता है। एंड इस केस में जिन लोगों का सीसी था उनको तो वहां पर लोन फैसिलिटी है, इसको तो क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कस्टमर को नोटिस पीरियड दिए, नोटिस भेजे कि आप अपना जो है करेंट अकाउंट जो भी आपका है जितना है आप चेक वगैरह सबमिट करें और इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। सो कस्टमर जो किए कि एंड आफ्टर द नोटिस पीरियड वी हैव डन द क्लोजिंग, ठीक है। सो ऐसे ऐसे होता है एज पर द आरबीआई, ये आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हुआ है। सो दिस इज द वन। सो इम्प्रॉपर एक्टिविटी अगर रहता है देन विद 30 डेज नोटिस वी कैन क्लोज, बैंक कैन क्लोज द अकाउंट। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सो फाइनली 2 मोर टू गो, ठीक है। सो जल्दी से खत्म करते हैं यार। इफ एनी अमाउंट अंडर एटीएम कार्ड ट्रांजैक्शन इज रॉन्गली डेबिटेड टू कस्टमर account without any delivery of cash, then up to what maximum period bank is bound to reimburse the amount, ठीक है। कितने टाइम के अंदर एटीएम का कोई भी अगर रॉन्गली ट्रांजैक्शन हो जाता है या
कस्टमर अकाउंट डेबिट हो गया पर उसको कैश नहीं मिला है, उस केस में बैंक को कितने दिन के अंदर ये वाला को रिम्बर्स कर देना चाहिए। ऑप्शन है 3 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, 12 वर्किंग डेज, इमीडिएट ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट। सो इस केस में हमने कस्टमर्स का कंप्लेंट लेते हैं, अपना जो ऑफर होता है जो डिपार्टमेंट वहाँ पर इन्फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली बाई डिफॉल्टली 7 डेज के अंदर कस्टमर का अकाउंट में रिटर्न आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है 7 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर को अपना जो अमाउंट मिल जाना जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। सो दिस इज द फाइनल वन होपफुली, या सो if there is any delay or failure in execution, so any delay or failure in executing the direct debit, that is ECS, or standing instruction resulting in financial loss or additional cost, ठीक है। और देन क्या होता है, अगर कोई भी हम जैसे कस्टमर ने अपना डायरेक्ट डेबिट के लिए जैसे कि ECS होता है, ठीक है। सो और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है पर हमारा को तरफ से कुछ हुआ जिसके वजह से डिले हो गया और यहाँ पर हम पहले एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उनका इंस्ट्रक्शन को, उस केस में अगर उनको कस्टमर को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है या कोई एडिशनल चार्ज होता है, उस केस में बैंक को क्या आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन बैंक विल नॉट कंपेंसेट if small amount suffered, will not compensate even though customer has suffered any loss। so यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है, अगर कोई हमारी तरफ से अगर कुछ डिले हो रहा है, हमारी तरफ से अगर कोई फेलियर हो रहा है फॉर दैट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, देन उस केस में अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है बैंक नीड टू कंपेंसेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बैंक विल कंपेंसेट दैट पर्टिकुलर लॉस इन दिस केस, ठीक है। सो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस। सो और कुछ है, आप प्रीवियस वाला सेशन देख सकते हैं। BCSBI वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो BCSBI है इसमें से आपको एक केस स्टडी मिल जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ आपका 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंटली आ ही जाता है, मैक्सिमम टाइम से आता है। सो जो मैक्सिमम टाइम से आता है, डोंट एवर मिस ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी वाला सेशन देखिएगा, वहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हूँ क्या है। और BCSBI जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पर्टिकुलरली 10 क्वेश्चन सो आ ही जाता है, MCQ1 केस स्टडी को मिला के, ठीक है। सो डोंट मिस दिस टॉपिक, सो ट्राई टू कवर मोर एंड मोर रिगार्डिंग दिस। सो बुक में ज़्यादा क्या तो पर्टिकुलर डाटाज नहीं दिया है, सो बुक को भी पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा थियोरिटिकल केस भी आ जाएगा, साथ ही आप थोड़ा सर्च वगैरह भी कर लीजिए, हमारे सेशन भी देख सकते हैं प्रीवियसली, वहाँ पर कुछ मेंशन है, साथ ही आपको अपने से भी कुछ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा एंड कुछ वैल्यू जो है आपका प्रिपरेशन में ये अर्न किया होगा। एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सो दैट वी विल हैव ए ग्रेट कम्युनिटी एट द अर्लीस्ट, ठीक है। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू, जो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किए, देन डू ज्वाइन बाय यूजिंग द link in the about section so that you can also attempt some quiz and also discuss there with the other ones, ठीक है। So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।